द निराला टीवी। कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज बात है आज भारत के लिए खास दिन की, यानी 26 जुलाई की। दोस्तों इस दिन भारत में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों भारत के जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में भारत और पाकिस्तान के बीच चले लगभग 60 दिनों तक युद्ध में भारत ने 26 जुलाई को पाकिस्तान को खदेड़कर जीत हासिल की थी। सुनिए पूरी स्टोरी दोस्तों, थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन बने रहे वीडियो के साथ, जो कि हर भारतीय को जाननी जरूरी है कि किस प्रकार हमारे योद्धाओं ने लंबे संघर्ष और अपनी जान की बाजी लगाकर ये युद्ध जीता था। दोस्तों आपको बता 1999 में कारगिल द्रास सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों से भारतीय क्षेत्रों को वापस लेने के लिए भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन विजय शुरू किया गया था। कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों द्वारा किए गए बलिदान को याद करने के लिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था, जब पाकिस्तानी सेना और कश्मीरी आतंकवादियों को कारगिल की चोटी पर पाया गया था। ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान 1998 की ठंड के समय में ही ऑपरेशन की योजना बना रहा था। भारतीय सेना 30 जून 1999 तक विवादित कश्मीर क्षेत्र में सीमा पर पाकिस्तानी चौकियों के खिलाफ एक बड़े ऊंचाई वाले हमले के लिए तैयार थी। 6 हफ्तों की अवधि में भारत ने कश्मीर में 5 पैदल सेना डिवीजनों, 5 स्वतंत्र ब्रिगेड और अर्धसैनिक बलों की 44 बटालियनों को स्थानांतरित कर दिया था। लगभग 7,30,000 भारतीय सैनिकों की कुल संख्या इस क्षेत्र में पहुंच गई थी। ऐसा कहा जाता है कि घुसपैठ की योजना पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ और जनरल स्टाफ के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अजीज के दिमाग की उपज थी। 8 से 15 मई 1999 की अवधि के दौरान कारगिल पर्वतमाला के ऊपर भारतीय सेना के गश्ती दल द्वारा घुसपैठियों का पता लगाया गया। कारगिल और द्रास के सामान्य इलाकों में पाकिस्तान ने सीमा पार से तोपों से गोलीबारी का सहारा लिया। भारतीय सेना द्वारा कुछ ऑपरेशन शुरू किए गए जो द्रास सेक्टर में घुसपैठियों को काटने में सफल रहे। साथ ही बटालिक सेक्टर में घुसपैठियों को पीछे धकेल दिया गया। ऊंचाई पर घुसपैठे दोनों पेशेवर सैनिक और भाड़े के सैनिक थे, जिनमें पाकिस्तानी सेना के नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की 3री, 4थी, 5वीं, 6वीं और 12वीं बटालियन शामिल थी। इनमें पाकिस्तान के विशेष समूह SSG के सदस्य और मुजाहिदीन भी शामिल थे। दोस्तों शुरू में यह अनुमान लगाया गया था कि लगभग 500 से 1000 घुसपैठी वहां ऊंचाई पर कब्जा कर रहे हैं, लेकिन बाद में यह अनुमान लगाया गया कि वास्तविक ताकत लगभग 5000 रही होगी। घुसपैठ का क्षेत्र 160 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था। पाकिस्तानी घुसपैठी AK-47 और 56 मोर्टार, आर्टिलरी, एंटी एयरक्राफ्ट गन और स्ट्रिंगर मिसाइलों से लैस थे। घुसपैठ का पता भारतीय सेना ने 3 मई से 12 मई के बीच लगाया और 15 मई से 25 मई 1999 में सैन्य अभियान की योजना बनी। उनके हमले के स्थानों पर सैनिकों को भेजा गया, तोप और अन्य हथियार भी भेजे गए, आवश्यक हथियार भी खरीदे गए, जिसके बाद भारतीय सैनिक विमानों और हेलीकॉप्टरों द्वारा दिए गए हवाई कवर के साथ कब्जे वाले पाकिस्तानी ठिकानों की ओर बढ़ गए। 13 जून 1999 को द्रास उप क्षेत्र के कई हफ्तों की लड़ाई के बाद कब्जा कर लिया गया। 4 से 5 जुलाई 1999 को टाइगर हिल और पॉइंट 4875 पर फिर से कब्जा कर लिया गया। 7 जुलाई 1999 को मस्को घाटी पर पुनः कब्जा कर लिया गया। द्रास और मस्को उप क्षेत्रों में गनर्स के आश्चर्यजनक प्रदर्शन के सम्मान में पॉइंट 4875 को गन हिल के रूप में भी नामित किया गया था। टाइगर हिल पर लगभग 12,000 राउंड उच्च विस्फोटकों की बारिश हुई और बड़े पैमाने पर तबाही और मौत हुई। सीधी लड़ाई में 122 मिलीमीटर ग्रेड मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर लगाए गए थे। दोस्तों बटालिक सेक्टर का इलाका बहुत कठिन था और दुश्मन कहीं ज़्यादा मजबूती से घुसा हुआ था। नियंत्रण की लड़ाई में लगभग 1 महीना लगा। हवाई ऊंचाइयों पर आर्टिलरी ऑब्जर्वेशन पोस्ट स्थापित किए गए थे और तोप के गोले दिन रात दुश्मन पर लगातार गिराए गए थे। 21 जून 1999 को पॉइंट 5203 पर दोबारा कब्जा कर लिया गया और 6 जुलाई 1999 को खालूबर को दोबारा प्राप्त कर लिया गया। ऐसा कहा जाता है कि कारगिल संघर्ष के दौरान भारतीय तोपखानों ने लगभग 2.5 लाख से अधिक गोले, बम और रॉकेट दागे थे। रोजाना 300 तोपों के मोर्टार और MBRL से लगभग 5000 तोपखानों के गोले, मोर्टार और बम रॉकेट दागे जाते थे। और अंत में दोस्तों जैसे ही भारतीय वायुसेना और सेना ने कारगिल की ऊंचाइयों पर लड़ाई के लिए खुद को तैयार किया, भारतीय नौसेना ने अपनी योजना तैयार करनी शुरू कर दी थी। 20 मई से भारतीय नौसेना को भारतीय जवाबी हमले के लिए शुरू होने से कुछ दिन पहले पूर्ण अलर्ट पर रखा गया था। नौसेना और तटरक्षक विमानों को अंतहीन निगरानी में रखा गया था और इसलिए
ये समुद्र में किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। रक्षात्मक मोड में पाकिस्तानी नौसेना ने अपनी सभी इकाइयों को भारतीय नौसेना के जहाज़ों से दूर रखने का आदेश दिया। ऑपरेशन तलवार के तहत ईस्टर्न फ्लीट वेस्टर्न नेवल फ्लीट में शामिल किया गया और पाकिस्तान के अरब सागर के रास्ते बंद कर दिए गए। भारतीय नौसेना द्वारा बनाई गई नाकेबंदी इतनी शक्तिशाली थी कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने खुलासा किया है कि अगर एक पूर्ण युद्ध छिड़ गया तो पाकिस्तान के पास खुद को बनाए रखने के लिए केवल 6 दिनों का ईंधन बचा था। इस तरह भारतीय वायुसेना ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना और वायुसेना की मदद की। तो ये दोस्तों शॉर्ट में मैंने बताई है, इसलिए कुछ योद्धाओं के नाम भी मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कारगिल युद्ध में प्रमुखता से जिनके नाम सामने आए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कैप्टन हनीफुद्दीन के बारे में। दोस्तों कारगिल विजय दिवस के 22 साल पूरे होने पर 11वीं बटालियन राजपूताना राइफल के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अनिल भाटिया ने शहीद हनीफुद्दीन और अपनी बटालियन के सिपाहियों की वीर गाथा को साझा किया। किस प्रकार दिल्ली के कैप्टन हनीफुद्दीन ने शहीद होने से पहले सियाचिन ग्लेशियर की सबसे ऊंची चोटी पर कब्जे जमाए बैठे पाकिस्तानी दुश्मनों की सूचना अपनी बटालियन को भेजी। इसके बाद बटालियन ने पॉइंट 5590 करचन ग्लेशियर पर बैठे दुश्मनों को वहां से मार भगाया। सेवानिवृत्ति के बाद ग्रेटर नोएडा में रह रहे कर्नल अनिल भाटिया ने 1999 में मई से जुलाई के बीच हुए कारगिल युद्ध को याद किया, जब उन्होंने सियाचिन ग्लेशियर एक्सटेंशन में चोर वाटला और तुर्तुक के बीच दुश्मनों के छुपे होने की सूचना मिली। दुश्मनों की सही स्थिति का पता लगाने के लिए उन्होंने कैप्टन हनीफुद्दीन के नेतृत्व में एक टुकड़ी को भेजा। कैप्टन हनीफुद्दीन ने 17 किलोमीटर भीतर 19,000 फुट की ऊंचाई पर जाकर पॉइंट 5590 पर दुश्मनों के होने की सूचना भेजी। यह सबसे ऊंची जगह थी जहां पर पाकिस्तानी सैनिकों ने कब्जा जमाया हुआ था। यहां से पाकिस्तान और भारत की तरफ साफ देखा जा सकता था। पाकिस्तानियों ने मौका पाते ही कैप्टन हनीफुद्दीन और बाकी टुकड़ी पर हमला कर दिया। इस हमले में कैप्टन हनीफुद्दीन और उनके साथ नायब सूबेदार मंगेश और राइफल मैन प्रवेश शहीद हो गए। दोस्तों आपको बता दें, वीर गति से पहले कैप्टन हनीफुद्दीन ने अपनी बटालियन को जो सूचना दी थी उसी के आधार पर 11वीं बटालियन राजपूताना राइफल ने पॉइंट 5590 पर हमला किया। इस लड़ाई में यूनिट ने अपना बदला पूरा किया। पाकिस्तानी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के 7 फौजी मारे गए। देश के एक बहादुर सिपाही हवलदार मान सिंह भी शहीद हुए। सैनिकों ने पाकिस्तान के 17 हथियार भी पकड़े। आज भी वो हथियार भारतीय सेना के संग्रहालय में रखे गए हैं। कर्नल अनिल भाटिया ने बताया कि कैप्टन हनीफुद्दीन से पहले पॉइंट 5590 पर कोई नहीं गया था, इसलिए उस जगह का नाम अब सब सेक्टर हनीफुद्दीन रखा गया। कारगिल युद्ध में 7 जून को शहीद हुए कैप्टन हनीफुद्दीन और उनके साथियों का पार्थिव शरीर भारतीय सेना वापस नहीं ला पाई थी, क्योंकि दुश्मन लगातार ऊपर से फायरिंग कर रहे थे। लेकिन 11वीं बटालियन राजपूताना राइफल ने जब दुश्मनों को मार भगाया, इसके बाद अपने शहीदों का पार्थिव शरीर वापस ढूंढकर लाने के लिए ऑपरेशन अमर शहीद किया गया। आखिरकार 17 जुलाई को का पार्थिव शरीर करचन ग्लेशियर से ढूंढकर वापस लाया जा सका। इन उपलब्धियों के लिए यूनिट को सम्मानित किया गया। कैप्टन हनीफुद्दीन को पोस्ट कमांडर के तौर पर सियाचिन में तैनात किया गया था। यहाँ वो दुश्मनों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। और दोस्तों एक योद्धा थे कैप्टन विक्रम बत्रा। कैप्टन विक्रम बत्रा वही हैं जिन्होंने कारगिल के पॉइंट 4875 पर तिरंगा फहराते हुए कहा था, यह दिल मांगे मोर। विक्रम 13वीं जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में थे। विक्रम तोलोलिंग पर पाकिस्तानियों द्वारा बनाए गए बंकर पर न केवल कब्जा किए बल्कि गोलियों की परवाह किए बिना ही अपने सैनिकों को बचाने के लिए 7 जुलाई 1999 को पाकिस्तानी सैनिकों से सीधे भिड़ गए। आज उसी चोटी को बत्रा टॉप से जाना जाता है। सरकार ने उन्हें परमवीर चक्र देकर सम्मानित किया था। तानियाल टीवी में आज जितना ही मिलते हैं किसी बड़े मुद्दे के साथ। खबर को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।